हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कि जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है और जो वनडे एग्जाम है, वनडे में भी थोड़े से सस्ते वाले, सस्ते इन द सेंस मतलब थोड़े से इजी एग्जाम होते हैं, उनके लिए ये स्टैटिक जीके है। बाकी में तो अब स्टैटिक का पोर्शन कम होता जा रहा है, लेकिन ये मेनली आपके जैसे आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल देना चाह रहे हैं, तो उनमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुलिस भर्ती, तो ये सब आपको उसके लिए एक बार आप ये वीडियो देख जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा और इसमें से स्टैटिक जीके में आपको 70-80% क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे वो करंट प्लस स्टैटिक मिलता है, जो वो वाली बाद में कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालयों से, तो संगठन और मुख्यालय कौन कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएन के। तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके अलावा यूनिसेफ, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल निधि कोष, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद यूएनएफपीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूएनएफपीए, और ये हो गया आपका यूनिसेफ। ये इनका यूएनएफपीए, इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, न्यूयॉर्क। यानी कि न्यूयॉर्क में 3 मुख्यालय हो गए, यूएन हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनएफपीए हो गया। इसके बाद बात करते हैं एंकटेड। एंकटेड काफी फेमस है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, एंकटेड। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ बहुत बार आया, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जेनेवा। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इसका मुख्यालय भी जेनेवा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में है। और वीपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा में स्थित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, ये भी जेनेवा में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसको कहते हैं यूनेस्को, यूनेस्को पेरिस में स्थित है। अब यूनेस्को याद कैसे करें, वैसे तो आपको पेरिस याद होना चाहिए, फिर भी एफिल टावर आपको याद रहता है, तो कोई भी विरासत होगी, एफिल टावर एक विरासत की तरह दिखती है, तो पेरिस याद रख लेना। इसके अलावा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको ओईसीडी कहते हैं, ओईसीडी आपको ऑप्शन में मिलेगा, ओईसीडी भी पेरिस में स्थित है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसको बोलते हैं यूनिडो, वो वियना में स्थित है। और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, वियना में स्थित है। ओपेक देशों का मुख्यालय, फिर से इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। इसके बाद आईएमएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, दोनों एक साथ याद रखना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठन, ठीक है, ये है लंदन में स्थित है। राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल लंदन में स्थित है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपको याद ही होगा, हेग में स्थित है। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये बर्न में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको बोलते हैं एफएओ, एफएओ, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है रोम में है। और नाटो का मुख्यालय ये है, ब्रुसेल्स में स्थित है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ये अबू धाबी यानी कि यूएई में स्थित है। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क हो गया, ये हो गया आपका काठमांडू में स्थित है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संगठन, जिसको बोलते हैं आसियान देश, आसियान देशों का संगठन जकार्ता, इंडोनेशिया। इसके बाद एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग फोरम, एपेक की बात कर रहे हैं, ये सिंगापुर में स्थित है। और इस्लामिक सहयोग संगठन के मुख्यालय जेद्दा में स्थित है। आगे बात करें क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, इवेन मॉरिशस में स्थित है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन इंपॉर्टेंट है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट फिर से आ जाता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और विश्वव्यापी प्रकृति निधि, ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में है।
इसके अलावा शुद्ध एवं अनुप्रयोगी रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और फिर से इंपॉर्टेंट आ जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन मोनाको में स्थित है। एथलेटिक संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसको बोलते हैं IAAF, ये भी मोनाको में स्थित है। और फीफा फिर से याद कर लेना, एसोसिएशन फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय महासंघ जो फीफा है ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद आईसीसी का मुख्यालय फिर से इंपॉर्टेंट है, ये आपका दुबई में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। विश्व शतरंज संघ ये एथेंस ग्रीस में स्थित है। और IUCN फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जिसको बोलते हैं IUCN, ये है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसके बाद निरूपित नाम और नंबर का इंटरनेट निगम यानी कि ICAAN, ये लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। और स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद पेरिस यानी कि फ्रांस में। स्मारक से संबंधित कुछ भी है तो पेरिस में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, विभिन्न पुरस्कारों के प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करते हैं तो भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय थे C राजगोपालाचारी। राष्ट्रपति बनने वाले पहले भारत रत्न थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले वैज्ञानिक CV रमन थे। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र उद्योगपति JRD टाटा थे। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अब आगे बात करते हैं साहित्यिक पुरस्कारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पाने वाले पहले भारतीय कौन से थे? रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता इंपॉर्टेंट है जी शंकर कुरूप। अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे आर के नारायण। अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। और ज्ञानपीठ वाले जी शंकर कुरूप, नोबेल वाले रविंद्रनाथ टैगोर। अंग्रेजी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे रडियार्ड किपलिंग। इसके बाद बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे सलमान रुश्दी। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी अरुंधति राय। और पुलित्जर पुरस्कार जो रिपोर्टिंग वर्ग से संबंधित था वो पाने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। अब आगे बढ़ते हैं, खेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता राजीव गांधी, अब इसका नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अपर्णा घोष हैं। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुर्रानी थे। अब आगे बढ़ते हैं, विज्ञान के क्षेत्र के पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक जो थे वो CV रमन थे। इसके अलावा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे विलियम के रेंटजेन। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी मैडम क्यूरी 1903 में। अब बात करते हैं वीरता पुरस्कारों के बारे में। तो शौर्य पुरस्कार की जो बात हो रही तो परमवीर चक्र के पहले विजेता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र के पहले विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। और परमवीर चक्र के पहले और एकमात्र वायुसेना अधिकारी थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखों। और अशोक चक्र की पहली महिला विजेता नीरजा भनोट, 1987 में मिला था, जिसमें एक मूवी भी आई थी। अब बात करते हैं विदेशी पुरस्कार के बारे में। तो निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित पहले भारतीय थे मोरारजी देसाई। और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय थे विनोबा भावे। ठीक है, निशान-ए-पाकिस्तान मोरारजी देसाई, मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे। अब बात करें फिल्म पुरस्कारों में, प्रथम की बात कर रहे हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी थी। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के पहले विजेता थे दिलीप कुमार। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की पहली विजेता थी मीना कुमारी।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी फिल्म थी मिर्जा गालिब 1954, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म थी विंग्स 1927-28 में। अब अन्य पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति थे यू थांट, जिन्हें 1965 में यह पुरस्कार मिला, यू थांट। खेल पुरस्कार हो गए। अब बात करते हैं अन्य पुरस्कारों के बारे में। तो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के जो पहले विजेता थे वो थे पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है। और उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति थे श्री चंद्रशेखर। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिए जाते उसके पहले प्राप्तकर्ता थे जूलियस न्येरेरे। नॉर्मन बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक थे, उनके द्वारा स्थापित विश्व खाद्य पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता MS स्वामीनाथन थे, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। सन 1987 में इनको यह पुरस्कार दिया गया। इसके बाद बात करते हैं सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार व्यक्ति के पहले प्राप्तकर्ता असगर अली इंजीनियर 1997। सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जो संगठन, पहले व्यक्ति थे असगर अली इंजीनियर थे और संगठन था कौमी एकता न्यास 1997। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे पंडित रविशंकर 2012, और हूवर मेडल के पहले एशियाई प्राप्तकर्ता। अमेरिका द्वारा ये हूवर होता है इंजीनियरों को मानवता की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है हूवर पुरस्कार, और ये मिला था पहले एशियाई प्राप्तकर्ता थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सन 2008 में। अब आगे बात करते हैं विश्व में भारत का स्थान। ये थोड़ा सा चेंज हो गया लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो दुनिया में सरकार समर्थित परमाणु नियोजन करने वाला पहला देश है भारत। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है डाक नेटवर्क भारत में है। सर्वाधिक पशुधन की आबादी है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है और सोने के आभूषणों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है और केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। इसके बाद अरंडी के बीजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है। कुसुम तेल के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। गन्ने उत्पादन में दूसरा स्थान है, पहला ब्राजील का है। गेहूं उत्पादन में दूसरा है, पहला चीन का है। प्याज उत्पादन में दूसरा है, पहला चीन का है। आलू उत्पादन में दूसरा है, पहला चीन का है। लहसुन उत्पादन में दूसरा है, पहला चीन का है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला चीन का है। बिनौला का दूसरा बड़ा उत्पादक है, पहला चीन का है। सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और पहला स्थान चीन का है। विश्व में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि USA में है, जिसके बाद भारत का स्थान है। और भारत उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता। इंपॉर्टेंट है, भारत जो है उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसलिए उर्वरक अभी भी हमें मंगवाने पड़ते हैं। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। यह भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब भारत की भाषाओं की बात कर लेते हैं। पढ़ तो लिया ही होगा पॉलिटी में, फिर भी बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाएं थी 14। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई ये याद रख लेना। सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ये चार तो लास्ट की याद रख लेना इसी क्रम में कि सबसे पहले जोड़ी गई मैथिली, फिर डोगरी, फिर बोडो और संथाली। मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234 है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा थी तमिल थी। और अगर आपको कहीं पर भी पूछा जाए कि सबसे प्राचीन भाषा पूछी जाए तो आप तमिल लगाना, संस्कृत मत लगा देना। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएं याद कर लेना। कुल कितनी है? कुल है 6। और उसमें भी याद रख लेना, ये पूछा जाएगा कुल कितनी है शास्त्रीय भाषाएं 6, जिसमें पहली तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। बंगाली नहीं है, बंगाली आपको मिल सकती है। तो तमिल तेलुगु एक साथ याद रखोगे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 4 हो गई। और अपने नॉर्थ की हो गई संस्कृत और उधर की हो गई उड़िया, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया 6।
नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा कई बार पूछा गया है, अंग्रेजी है, कंफ्यूज मत होना। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाओं की बात कर लेते हैं तो जेसरी जो कि द्वीपीय भाषा है और महल है। पुडुचेरी में कौन सी भाषा बोली जाती है, विदेशी जो बोली जाती है वो है फ्रेंच। पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भाषा का नाम क्या है, तेलुगु है, याद रख लेना, तमिल नहीं है। पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भाषा है तेलुगु। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रमुख भाषाएं हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु। ठीक है, अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है। अब बात करते हैं भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित कुछ संस्थान की बात कर लेते हैं। तो भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर कर्नाटक में स्थित है और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है और अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में और भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है और राष्ट्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान चेन्नई में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, ये देखिए पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियां मैक्सिमम लोगों को याद होंगी, फिर भी जल्दी से देख लो। असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला। इसके अलावा अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की कावारत्ती भी यहाँ पर लिखा जाता है। बस इतना ही ध्यान रखो, आगे बढ़ो। अन्य प्रदेशों की राजधानी आपको पता है, बिहार पटना, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर और जम्मू, ये श्रीनगर हो जाएगी गर्मी में, जम्मू हो जाएगी सर्दी में, इस तरह की चेंज होती रहती। कर्नाटक, बेंगलोर, केरल, तिरुवनंतपुरम, ये सब आपको याद होंगी। महाराष्ट्र मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, ये एक तो पूछते भी नहीं है, तमिलनाडु चेन्नई, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर शीतकाल के दौरान जम्मू शीतकाल के दौरान हो जाती है और श्रीनगर ग्रीष्मकाल के दौरान हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद अमरावती हो गई है और गुवाहाटी अहमदाबाद राजधानी शहर नहीं है। ठीक है, असम की दिसपुर ही है, लेकिन गुवाहाटी आपको लगता होगा कि राजधानी है। पाकिस्तान अद्वितीय, याद रख लेना। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है एक राजधानी, ये भी आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं भारत की पहली नियुक्तियों के बारे में। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, ये सब आपको पता होगा। इसके बाद बात करें पहले रेल मंत्री की तो जॉन मथाई थे। पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। पहले वित्त मंत्री, ये पूछा जाता है कई बार, ये हैं आर षणमुगम चेट्टी। ठीक है, रक्षा मंत्री पहले सरदार बलदेव सिंह, पहले रेल मंत्री जॉन मथाई आपको बहुत बार याद होगा। पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। पहले गवर्नर जनरल भारती सी राजगोपालाचारी, पहले गवर्नर जनरल ओवरऑल लॉर्ड माउंटबेटन। आजाद भारत की बात हो रही है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हैं और भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन हैं और पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला हैं। इसके अलावा पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एन श्रीनिवास राव हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं। पहले मंत्रिमंडलीय सचिव एनआर पिल्ले हैं। पहले थल सेना अध्यक्ष, याद रख लेना, ये हैं जनरल राजेंद्र सिंह जी। और पहले वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल थॉमस एल्म हर्स्ट। ठीक है, थॉमस एल्म हर्स्ट पहले वायुसेना अध्यक्ष। पहले नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो आर डी कटारी, वाइस एडमिरल आर डी कटारी पहले नौसेना अध्यक्ष। ये तीन याद रख लेना, एक राजेंद्र सिंह जी थल सेना अध्यक्ष थे और मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट ये वायुसेना अध्यक्ष थे और एडमिरल आर डी कटारी ये नौसेना अध्यक्ष थे। अब बात करें भारत की पहले तकनीकी उपलब्धियों के बारे में तो इन पर भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो भारत में प्रसारण की शुरुआत हो गई थी 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936। टेलीविजन की शुरुआत 1959, रंगीन टीवी 1982 नहीं पूछेगा। रेलवे की शुरुआत पूछ लेता है तो 16 अप्रैल 1853 है। पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925, 23 फरवरी।
डाक टिकट का पहला अंक 1825 25 मार्च। सबसे पहली टेलीग्राफिक लाइन कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच 1851 में। पहला अखबार 1781 जनवरी 29 जनवरी 1781 हिक्की कलकत्ता गैजेट, याद रख लेना, हिक्की कलकत्ता गैजेट। पहले परमाणु पावर स्टेशन तारापुर में कमीशन हुआ 1969, याद रख लेना। पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट भारत आया, इंपॉर्टेंट है, 1995 15 अगस्त BSNL के द्वारा। पहला उपग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है, 19 अप्रैल 1975। तो याद रख लेना, पहला परमाणु परीक्षण पूछा 1974 है, पहला उपग्रह 1975 है, और कौन सा था, आर्वर्ड। पहला इंटरनेट आया 1995 में। अब आगे बात करते हैं। पहली हवाई डाक भारत तथा विश्व में बमरौली ये से इलाहाबाद, यानी 6 मील तक पहली हवाई डाक 1911 में, इंपॉर्टेंट है। भारत के पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी थी, वो थी सल की थी। और भारत के पहले अखबारी कागज कारखाना स्थापित नेपानगर MP, ये तो आपने देख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं भारत में प्रथम महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। इसके अलावा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, और ये कहाँ की थी, ठीक है। इसके बाद देश की पहली केंद्रीय मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली प्रथम महिला श्रीमती रमा देवी थी, याद रख लेना। उच्च न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला श्रीमती लीला सेठ जी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली, देखिए मुख्य न्यायाधीश अगर क्वेश्चन आएगा तो न्यायाधीश लीला सेठ है, और केवल न्यायाधीश की बात होगी तो M फातिमा बीबी होंगी। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाली पहली महिला श्रीमती मीरा कुमार होंगी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, बहुत आपने रटा होगा, वो है आरती शाह। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। एशियाड में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू, याद रख लेना, कमलजीत संधू। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला, पता ही होगा आपको, बछेंद्री पाल हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय सेना में शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिन्हें अफगानिस्तान में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला, वो थी मेजर मिताली मधुमिता, इंपॉर्टेंट है, मेजर मिताली मधुमिता। मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला जीनत अमान थी। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, आपको याद होगा। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला रीटा फारिया। तो मिस वर्ल्ड आ जाएगा तो रीटा फारिया, यूनिवर्स आ जाएगा सुष्मिता सेन हो जाएगा, मिस एशिया पैसिफिक आ जाएगा तो जीनत अमान हो जाएगा। और इसके अलावा सौर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मेजर मिताली मधुमिता। एग्जाम में ना भी आए तो भी आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है। अब बात करते हैं मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो ये है निकोल फारिया, निकोल फारिया। एक जवान के रूप में प्रादेशिक सेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला शांति टिग्गा, इंपॉर्टेंट है। मुख्य सूचना आयुक्त का पद संभालने वाली पहली महिला दीपक संधू। केंद्रीय विदेश मंत्री का पदभार संभालने वाली पहली महिला सुषमा स्वराज। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला था, लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रभार संभाला वो थी सुषमा स्वराज। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सॉरी, सुषमा स्वराज, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। तो बिहार का आपको पता ही होगा, राबड़ी देवी है। असम की हैं सईदा अनवरा तैमूर। दिल्ली की याद रख लेना सुषमा स्वराज हैं। गुजरात आनंदीबेन पटेल हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है गुजरात। गोवा दमन और दीव की हैं शशिकला काकोदकर। मध्य प्रदेश की उमा भारती। ओडिशा इंपॉर्टेंट है नंदिनी सतपति। पंजाब की हैं राजेंद्र कौर भट्ट। राजस्थान वसुंधरा राजे, आपको याद रहेगा, ये फेमस नाम है। तमिलनाडु की हैं जानकी रामचंद्रन, याद रख लेना, जानकी रामचंद्रन। और यूपी की सुचेता कृपलानी हम ऊपर आपको बता चुके हैं। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, फेमस नाम। भारतीय राज्यों की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो ये देखिए, आंध्र प्रदेश की थी शारदा मुखर्जी। गुजरात की थी शारदा मुखर्जी। हिमाचल प्रदेश शीला कौल। केरल की ज्योति वेंकटचलम। मध्य प्रदेश सरला ग्रेवाल। और महाराष्ट्र याद रख लेना विजय लक्ष्मी पंडित थी। और राजस्थान की बात हो रही है तो प्रतिभा पाटिल थी। और
राजस्थान याद रख लेना, तमिलनाडु फातिमा बीवी, उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है सरोजनी नायडू, और पश्चिम बंगाल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पद्मजा नायडू यहाँ की पहली महिला राज्यपाल हुआ करती थी। अब बात करें यूपी में लोकसभा सांसद तो 80 है, और राज्यसभा सांसद 31 हैं, और विधायक विधान परिषद के सदस्य 100, ये सब कुछ चीज याद रख लेना है। और विधायक 400, आप कहेंगे 403 क्यों नहीं लिखा है, तो देखिए 403 प्लस 1 वो रिजर्व है, तो टोटल 404 है, लेकिन इलेक्शन 403 के लिए होते हैं। 403 याद रख लेना आप, 403 के लिए, और एक एंग्लो इंडियन के लिए आर्टिकल 333 में रिजर्व सीट होती थी, उसकी बात हो रही है। महाराष्ट्र में देखो, यूपी बिहार महाराष्ट्र बंगाल ये आपको याद रखने ही है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी लास्ट वाले जिसमें कम सीटें हैं वो आपको याद रखने हैं। तो यूपी में लोकसभा सांसद की बात हो रही है तो 80 हैं, राज्यसभा सांसद 31 हैं, विधायक 403 प्लस 1 करके याद रखना। हो सकता है ऑप्शन में आपको 403 ही मिले तो 403 लगा देना। विधान परिषद के सदस्य हो गए 100। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो दूसरा सबसे बड़ा है जहां पर लोकसभा सदस्य संख्या है वो है 48 है महाराष्ट्र में, और राज्यसभा में 19 है, और टोटल विधायकों की संख्या 289 और विधान परिषद सदस्य 78। तो विधायक ये याद नहीं भी रखोगे, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद याद रख लेना। 48 यानी 50 से 2 कम, और ये 19 यानी कि 20 से 1 कम। पश्चिम बंगाल में 42 हैं और राज्यसभा सांसद 16 हैं। बिहार की इंपॉर्टेंट है, बिहार इंपॉर्टेंट है, 40 हैं लोकसभा सांसद, और राज्यसभा सांसद 16 हैं। विधायकों की संख्या 243 है, और विधान परिषद के सदस्य 75। ये आपको चारों याद रख लेना है। बिहार में लोकसभा सांसद की संख्या यूपी की आधी है, 40 है, और राज्यसभा सांसद सदस्य संख्या यूपी की आधी, मान लो 31 का आधा 16 है, वो 32 का आधा, तो 16 याद रख लेना। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्य 75 हैं और विधायकों की संख्या 243 है। बस ये आपको याद रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक कोई याद नहीं रखना है। नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, सबसे नीचे आओ, ये बात। अब यहाँ पे देख लो, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इन पे लोकसभा सदस्यों की संख्या 1-1 है, राज्यसभा में 1-1 है। ये आपको याद रख लेना है। और ये सब यहाँ तो है ही नहीं विधान परिषद, और सिक्किम में ये देखिए 32 क्या है विधायकों की संख्या है, बस इतना याद रख लेना है। मिजोरम में 40 है और नागालैंड में 60 है, तो सबसे कम हो गई 32 यहाँ पर हो गई, और ऊपर देखो 32 से कम कहीं पर है नहीं, नहीं है ना। तो सबसे कम आपको विधायकों की संख्या मिल जाएगी कहाँ पर, सिक्किम में मिल जाएगी। लोकसभा 1 सीट, राज्यसभा 1 सीट, विधायकों की संख्या 32, बस इतना याद रख लो। दिल्ली में 70 सीटें हैं विधायकों के लिए, लोकसभा सीट इंपॉर्टेंट है 7 हैं, और राज्यसभा सीट 3 है। ठीक है, 7, 3, 70। ठीक है, बस दिल्ली का याद रख लिया। अब आओ केंद्र शासित में, पुडुचेरी में याद रख लेना विधायकों की संख्या 30 है और बाकी 1-1 है। ठीक, आगे बढ़ो। तो टोटल हो गई 545, यानी कि 543 प्लस 2 नामित होते थे, मतलब अब आगे प्रावधान खत्म कर दिया गया है, और ये हो गई 245। राज्यसभा की बात हो रही है, इसमें 12 नामित होते हैं, तो 233 हो गए कुल, और 12 मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में 543 प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के न्यायालयों की बात करें जिनमें अधिकार क्षेत्र 1 से ज़्यादा हैं, तो उच्च न्यायालय और उसके अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, ये सब आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये तो अब एक ही हो गए हैं, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, इनका बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। केरल और लक्षद्वीप केरल के अंतर्गत। मद्रास में तमिलनाडु पुडुचेरी आता है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, तीनों आते हैं। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय, उनके अलग अलग न्यायपीठ भी बनी हुई हैं कुछ लोगों की। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ लखनऊ में बनी हुई है। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर, पणजी और औरंगाबाद इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायपीठ पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय न्यायपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ मदुरै में है, और राजस्थान उच्च न्यायालय की न्यायपीठ
जयपुर में भी बनी हुई है, जबकि मुख्य रूप से अब यही अंतर है, ये वाला आप चेक कर लीजिए। ये पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय जिनकी प्रधान पीठ राज्यों की राजधानी में स्थित नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ का जो मुख्य पीठ है वो बिलासपुर में स्थित है, गुजरात की गांधीनगर में नहीं है, अहमदाबाद में स्थित है, केरल का तिरुवनंतपुरम में नहीं है, कोची में स्थित है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में स्थित है, ठीक है, भोपाल में नहीं है, उड़ीसा का कटक में स्थित है, और राजस्थान का जोधपुर में स्थित है। आपने सुना होगा सलमान खान वाला केस, जोधपुर की अदालत, जोधपुर की अदालत, तो जोधपुर ये है। आगे बढ़ो। उत्तराखंड की प्रधान पीठ नैनीताल में स्थित है और उत्तर प्रदेश की प्रधान पीठ इलाहाबाद में स्थित है। लखनऊ में तो उसकी खंडपीठ है। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश और उनके उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अंडमान निकोबार तो किस साइड पड़ता है, कलकत्ता साइड पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय, पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय, दादरा नगर हवेली और दमन दीव बम्बई उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, और दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद करने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इससे पहले 1937-1950 भारत की संघीय अदालत कार्य करती थी। 3 उच्च न्यायालयों का उद्घाटन संबंधित राज्यों की राजधानी में हुआ। कहां पर? मेघालय और मणिपुर उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013 को, और त्रिपुरा उच्च न्यायालय 26 मार्च 2013 को। भारत में अब आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। कलकत्ता बंबई मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में एक राजाज्ञा के द्वारा पारित हुआ था। कलकत्ता बंबई मद्रास 1862। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। किसके लिए? उच्च न्यायालय। अब भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब तो अनुच्छेद बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो भाग 1 की बात करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के इसमें से। तो भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, अनुच्छेद 1 से 4 याद रख लेना। भाग 2 में नागरिकता है, तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 है। मूलभूत अधिकार भाग 3 में है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मूल कर्तव्यों की बात हो रही है भाग 4 ए में, ए माने अलग से जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 51 ए। संघ की बात हो रही है भाग 5 में, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसके बाद राज्यों के संबंधित विवरण भाग 6 में है, यानी कि अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 हटा दिया गया था संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, भाग 7 हटा दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 भाग 8 में शामिल है। और भाग 9 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज संबंधित है, 243 से 243 ओ तीनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद भाग 9 ए की बात हो रही है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 9 ए की बात हो रही है, तो नगर पालिकाएं शामिल है, अनुच्छेद 243 पी से ओ तक, 243 से 243 ओ तक पंचायत थी, 243 पी से जेड जी तक ये नगर पालिकाएं हैं भाग 9 ए में। भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 ए। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 ए। भाग 13 की बात हो रही है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। इंपॉर्टेंट फिर से आ गया भाग 14 ए। भाग 14 ए अधिकरण, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। और फिर से इंपॉर्टेंट है भाग 15। भाग 15 निर्वाचन की बात हो रही है, अनुच्छेद 324 से 329 ए। और भाग 16 की बात हो रही है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। इसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट हो गया भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। इसके बाद भाग 18 फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, जो इंपॉर्टेंट बता रहे वो याद कर लेना, आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 360, 52, 56, 60 3 तरह के आपात होते हैं। इसके बाद भाग 19 की बात हो रही है प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद
368 की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 नहीं पूछेगा। और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 395 नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण आयु और सीमाओं की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। संसद, लोकसभा, विधायक के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सांसद, राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य आयोग के रूप में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष है। और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है ये सब। एक कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष होनी चाहिए। इस उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दी गई। 6 से 14 वर्ष इंपॉर्टेंट है। एक पुरुष के लिए न्यूनतम विवाह की आयु 21 वर्ष, एक महिला के लिए न्यूनतम विवाह की आयु 18 वर्ष, जो भी अब बढ़ के 21 और 23 कर दी जाएगी। ठीक है, अभी 18-21। अब भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण सीमाएं जिन पे क्वेश्चन बनता है। संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के अध्यादेश को प्रवर्तन में रहने की अधिकतम अवधि 6 महीने है, उसके बाद प्लस 6 सप्ताह है। क्यों? क्योंकि संसद का 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का से ज्यादा का हो नहीं सकता, तो 6 महीने तक तो ठीक है। उसके बाद जैसे ही सत्र चालू हुआ उसके 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को पारित कराना जरूरी होता है, यानी कि मैक्सिमम 6 महीने प्लस 6 सप्ताह। इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन परिस्थिति और अवधि के बारे में। तो राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने की मैक्सिमम अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अधिकतम अवधि 6 महीना होगी, जिसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लगाया जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवधि जिसके उपरांत लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक कोई कार्रवाई न होने पर राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 दिन, बस 14 दिन के बाद इसको पारित मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा पद ग्रहण की तारीख से पद पर बने रहने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। लोकसभा, राज्य विधानमंडल की पहली अधिवेशन की नियत तारीख से विघटित होने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष अधिकतम है, उससे पहले भी हो सकती है। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन के दौरान जिस अधिकतम अवधि के लिए लोकसभा, राज्य विधानमंडल की अवधि बढ़ाई जा सकती है, एक बार में मैक्सिमम 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। यदि लोकसभा, राज्य विधानमंडल की अवधि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन के दौरान बढ़ाई गई है और आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में ना रह जाए, तो लोकसभा, राज्य विधानमंडल की अधिकतम अवधि यानी कि उद्घोषणा प्रवर्तन में ना रहने के उपरांत तो 6 महीने से ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है, अगर बढ़ा दी और आपात उद्घोषणा खत्म होगी तो मैक्सिमम 6 महीने ही रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अधिकतम अवधि जिसके दौरान एक केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अपने पद पर रह सकता है, 6 महीने तक रह सकता है। उसके बाद आपको किसी न किसी सदन से सिलेक्ट होकर आना ही पड़ेगा। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित हो सकने की अधिकतम अवधि जिसके उपरांत उसके स्थान को रिक्त मान लिया जाएगा, यानी कि 60 दिन। 2 महीने बिना कारण बताए गायब हुए तो आपका यहाँ पर सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। संसद के किसी भी सदन की बात हो रही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर से परिस्थिति अवधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो नगर पालिका और पंचायत,
कि प्रथम अधिवेशन की नियत तारीख से विघटित होने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है, उससे पहले भी हो सकती है लेकिन अधिकतम 5 वर्ष है। संघ आयोग के सदस्य की अपने पद धारण करने की अधिकतम अवधि 65 वर्ष की आयु या तो प्राप्त कर चुका हो या 6 वर्ष पूर्ण कर चुका। इंपॉर्टेंट है, 5 नहीं, यहाँ पर 6। राज्य आयोग के सदस्य की अपने पद धारण करने की अधिकतम अवधि या तो वो 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका हो। एक प्रत्याशी की जो एक से अधिक सीटों पर विजय हुआ हो, एक को छोड़कर बाकी सभी सीटों से इस्तीफा देने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 10 दिन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 महीने संसद के 2 सत्रों का अधिकतम अंतराल अथवा 6 सप्ताह अध्यादेश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का समय है। ठीक है, इसका मतलब जो मैंने ऊपर बताया कि 6 महीने तक तो 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल है, और जब सत्र बैठ गया 6 महीने के बाद तो 6 सप्ताह के अंदर उसे अध्यादेश को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है। अब बात करें मंत्रालय और विभाग के बारे में, तो प्रधानमंत्री के अधीनस्थ विभाग निधि आयोग की बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष विभाग, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, ये विभाग हैं। अध्यक्षता किसकी किसकी? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सब का ये अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी अध्यक्ष होता है। निधियां की बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, लोक कला संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री कोष, इनमें भी इनकी निधियां होती हैं प्रधानमंत्री के अधीन। तो अध्यक्षता करेगा नीति आयोग की, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, राष्ट्रीय एकता परिषद की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। इसके अलावा ये कौन से विभाग इसके अंतर्गत आएंगे प्रधानमंत्री के? तो प्रधानमंत्री छात्र सहायता कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष, ये रक्षा मंत्री के अंतर्गत नहीं आएगा, ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत आएगा, राष्ट्रीय रक्षा कोष। इसके अलावा अध्यक्षता करता है भारतीय वन्यजीव बोर्ड की। इंपॉर्टेंट है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करेगा और भारतीय खेल प्राधिकरण की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों के अधीन विभाग की बात कर रहे हैं। जैसे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि और अनुसंधान शिक्षा विभाग, इंपॉर्टेंट है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, इस पे क्वेश्चन भी आया था 3रे नंबर का, ये भी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है रसायन और पेट्रो रसायन विभाग और उर्वरक विभाग। आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग आता है। औद्योगिक नीति और DPIIT की बात हो रही है, DPIT औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, ये आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार, डाक विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ऑप्शन देख के ही आप लगा लेंगे। और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है उपभोक्ता मामले के विभाग। और इसके आगे आओ तो वो है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता मामले के ही अंतर्गत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। अब आगे बात करते हैं रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। ठीक है, DRDO ये आएगा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। वित्त मंत्रालय की बात हो रही तो आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, विनिवेश विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएंगी। ऑप्शन देख के आप लगा लोगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसके बाद बात करें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की, तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग आएगा। इसके अलावा आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी यानी कि आयुष विभाग भी आएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय दोनों ही आ जाएंगे, भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम। अब आते हैं इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गृह मंत्रालय विभाग के। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा आएगी, राज्य विभाग आएगा, राजभाषा विभाग आएगा, इंपॉर्टेंट है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत, गृह विभाग तो आएगा ही।
जम्मू कश्मीर विभाग नहीं आएगा तो फिर मोटा भाई करेंगे क्या। इसके अलावा सीमा प्रबंधन विभाग भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात हो रही है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले हुआ करता था, उसके अंतर्गत आती थी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग। ठीक है, तो शिक्षा विभाग अलग हो गया। विधि और न्याय मंत्रालय की बात हो रही है, तो विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग और न्याय विभाग आएगा विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की बात हो रही, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और पेंशनभोगी कल्याण विभाग आता है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत। पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसके अंतर्गत आता है पोत परिवहन विभाग और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। आगे आते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है पेयजल पूर्ति विभाग। अब आप इसको जल संसाधन में जोड़ देंगे, जबकि ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय में आता है पेयजल पूर्ति विभाग। भूमि संसाधन और ग्रामीण विकास तो आप समझ ही जाएंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। इसके बाद बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग और बायोटेक्नोलॉजी विभाग भी आता है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत के दुर्ग, मस्जिद, चिड़ियाघर, जेल, पुस्तकालय आदि जो फेमस है, स्थान की बात हो रही है। बहुत ही आसान है, लाल किला दिल्ली में है, मेहरगढ़ किला जोधपुर राजस्थान, रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान, कुंभलगढ़ राजसमंद राजस्थान, आमेर का किला जयपुर है, गोलकुंडा हैदराबाद है, गिंगी किला विल्लुपुरम तमिलनाडु में स्थित है, फोर्ट विलियम बहुत बार पूछा गया है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, फोर्ट विलियम कोलकाता में, फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अब आगे बात करते हैं मस्जिद और स्थानों के बारे में। तो जामा मस्जिद दिल्ली में, सीदी सैयद मस्जिद अहमदाबाद में है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली आपने सुना होगा, मक्का मस्जिद हैदराबाद में, इंडिया वाली मक्का की बात कर रहे हैं, मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसके बाद सीधी वसीर मस्जिद अहमदाबाद में और चेरामन जुमा मस्जिद इंपॉर्टेंट है, थ्रिसूर केरल में स्थित है। चेरामन जुमा मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है, जिसे मलिक इब्न दीनार ने 629 ईस्वी में बनाया था, चेरामन जुमा मस्जिद। चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं चिड़ियाघर में आप लोगों के अलावा कौन कौन पाए जाते हैं। तो एलन वन चिड़ियाघर इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए याद रख लेना, एलन वन चिड़ियाघर कानपुर में स्थित है। अलीपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलीपुर प्राणी उद्यान कोलकाता में स्थित है। अरीघर अन्ना चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान विशाखापट्टनम में, कमला नेहरू प्राणी उद्यान अहमदाबाद में स्थित है। छतबीर चिड़ियाघर जीरकपुर पंजाब में है। नंदनकानन प्राणी उद्यान इंपॉर्टेंट है, नंदनकानन। और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में स्थित है। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद में है और श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान ये मैसूर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं सबसे फेवरेट जगह हम लोगों की, वो है जेल। तो तिहाड़ जेल जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। आर्थर रेड बहुत मूवी में देखा होगा, आर्थर रोड जेल मुंबई में है और यरवदा जेल पूना में स्थित है। ये संजय दत्त के दूसरा घर है, दोनों जेल है। इसके अलावा सेलुलर जेल याद रख लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जाने की कई लोगों की औकात नहीं होती है, वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं। तो सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नैनी जेल नाम से ही पता इलाहाबाद में है। और कोट बलावल जेल, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आतंकवादी रखे जाते थे और जो बाद में छूट जाते थे, लेकिन अब वो छूटते नहीं है। जम्मू में स्थित है कोट बलावल जेल। कोट लखपत जेल ये लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। इसमें तो कोई फायदा नहीं है, जेल के अंदर बाहर दोनों जगह क्रिमिनल ही तो घूम रहे पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पुस्तकालय की बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी, तो खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय वो पटना में स्थित है, खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। असफिया राज्य पुस्तकालय स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद में इंपॉर्टेंट है। मोहम्मडन पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में स्थित है। ठीक है, खुदा बख्श याद रख लेना पटना में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में है। असफिया राज्य पुस्तकालय हैदराबाद में है और मोहम्मडन पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा देखने योग्य अन्य स्थानों की बात हो रही है, तो
स्मारक और स्थान की बात कर लेते हैं, कौन कहाँ पर स्थित है। तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है, जंतर मंतर नई दिल्ली में स्थित है, धरने वाला, ठीक है। जोग जलप्रपात सिमोगा कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है जोग जलप्रपात। इसके बाद बोम जीसस की बेसिलिका, कुछ याद रखना ना रखना ये याद रख लेना, बोम जीसस की बेसिलिका गोवा में स्थित है। और इसके अलावा सेंट कैथेड्रल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी गोवा में चर्च है, सेंट कैथेड्रल गोवा में है। और केमठ, केमठ लाहौल एवं स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखना। तो बोम जीसस की बेसिलिका और सेंट कैथेड्रल ये गोवा में स्थित है, जो जलप्रपात सिमोगा कर्नाटक में स्थित, जंतर मंतर धरने वाला नई दिल्ली में, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, तो ये याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। तो जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा कच्छ के रण में जंगली गधा अभ्यारण्य है, गुजरात में है। एक सींग वाला गैंडा किस कहाँ प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, हाथी पेरिया राष्ट्रीय उद्यान केरल में, सिंह गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घाटी गांव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। बंगाल रॉयल टाइगर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके अलावा ऑलिव रिडले कछुए जो हैं इंपॉर्टेंट है, गाहिर माता कछुआ अभ्यारण्य उड़ीसा मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉल्फिन भी इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार, जगह याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। गिद्ध, गिद्ध रामदेवरा बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये भी है। इसके अलावा भालू, दारोजी भालू अभ्यारण्य हम्पी कर्नाटक, आपको सिर्फ ये याद रख लेना दारोजी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। सेंगई बहुत पूछा जा रहा है, सेंगई, तो सेंगई केवल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील बिष्णुपुर में जो कि मणिपुर में स्थित है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जेरडन कोरसर, ये श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये अब तमिलनाडु मत लगा देना कि श्रीलंका के पास है। श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है, जो फेमस है किसके लिए? जेरडन कोरसर के लिए। घड़ियाल के लिए राष्ट्रीय चंबल उद्यान। अब ये पूछ लेता है निम्न में से राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कौन सी स्टेट में स्थित नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यूपी एमपी राजस्थान। चंबल नदी राजस्थान में बहती है, एमपी में बहती है, यूपी, तो यूपी एमपी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा कोई दिया हो वो ऑप्शन नहीं होगा, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सफेद विशाल गिलहरी, तो श्रीविल्लीपुतूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये है विरुधुनगर और मदुरई यानी कि तमिलनाडु में पाई जाती है। श्रीविल्लीपुतूर वन्यजीव अभ्यारण्य विरुधुनगर और मदुरई में, इंपॉर्टेंट हो गया। इसके आगे का कराएंगे इसी के आगे, बस थोड़ा छोटा सा ब्रेक। देखिए इसमें कंसेप्ट या कुछ आपको ट्रैक या कुछ समझाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए कराया गया है, तो उसको एक रिवीजन के तौर पर ही लें। ये ना कहें कि भाई आप बहुत बोरिंग करा रहे हो, अब तो पढ़ते जा रहे हो, तो पढ़ने का और कोई ऑप्शन बचता नहीं, क्योंकि हम आपको रिवीजन कराना है और स्टैटिक जीके है, कोई कंसेप्ट उसमें होगा भी नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं कि कौन सा पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलो उसी के आगे स्टैटिक जीके जो हम पढ़ा रहे थे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के नाम की बात कर लेते हैं। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जोरहाट यानी कि असम में स्थित है। काजीरंगा जोरहाट यानी कि असम में स्थित है। मानस बाघ अभ्यारण्य ये बारपेटा असम में स्थित है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद एक मिनट चेक कर लेते हैं कि सब ओके चल रहा है। ओके चल रहा है, ठीक है। सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल यानी कि एमपी में स्थित है।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट आ गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कारवेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है, कहाँ पर, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। दाचीगाम इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य जयपुर राजस्थान में। घाट प्रवाह पक्षी अभ्यारण्य बेलगाम कर्नाटक में है। घट प्रवाह या घाट प्रवाह। बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटक में है। गिर जूनागढ़ गुजरात पता होगा। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य अहमदाबाद गुजरात में। हजारीबाग नेशनल पार्क हजारीबाग जगह झारखंड में है। नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। मुदुमलाई अभ्यारण्य नीलगिरी तमिलनाडु में है। और पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की यानी कि केरल में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम और स्थान। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। गाहिरमाथा कछुआ अभ्यारण्य केंद्रपाड़ा उड़ीसा में स्थित है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य ऊपर भी करा चुके हैं, भागलपुर बिहार में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ केरल में है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी कई बार आया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कैंपबेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और गैलिथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और ऊपर जिसमें स्टार लगे हुए थे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। अब भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर लघु एवं मध्य उद्योग, तो जो अदौनी है, अडानी नहीं, अदौनी है, वो आंध्र प्रदेश में है और सूती वस्त्र के लिए प्रमुख है। अलीगढ़ यूपी ताले के लिए प्रसिद्ध। आनंद गुजरात डेयरी के लिए प्रसिद्ध है, दुग्ध उत्पादों के लिए। फिरोजाबाद कांच के लिए। कानपुर चमड़े के लिए। लुधियाना साइकिल वाक सिलाई मशीन और हौजरी के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। जालंधर पंजाब खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के सामान। मैसूर रेशम के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। सूरत हीरे और कपड़ों के लिए। शिवकाशी इंपॉर्टेंट है, आपने फायरवर्क्स नाम सुना होगा, शिवकाशी तमिलनाडु में पटाखे और माचिस के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए। और गढ़वाल आंध्र प्रदेश जो साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब शहरों के नए पुराने नाम ये एक बार देख लीजिए, बस ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। चेन्नई का मद्रास, कोलकाता कलकत्ता पुराना नाम था। मुंबई पहले बॉम्बे था। वडोदरा बड़ौदा था। कोझिकोड पहले क्या था, कालीकट। इसके बाद कोची पहले कोचीन था। वाराणसी पहले बनारस था। इसके बाद तूतुकुड़ी जो फिर टूटी कोरेन था। और कन्याकुमारी का पहला नाम केप कोमोरिन था, इंपॉर्टेंट है। कालबुर्गी पहले गुलबर्ग का नाम था। और बेलागावी पहले बेलगाम का नाम था। अब आधुनिक नाम और प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं। तो इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग, फिर से हो गया है ये प्रयागराज। पेशावर पुरुषपुर था। पटना पाटलिपुत्र था। हैदराबाद भाग्यनगर था। ठीक है, अब बात करते हैं शहरों के संस्थापक डिजाइनर, इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ वाले बहुत पूछे जाते हैं। तो भोपाल के बारे में कहा जाता है कि राजा भोज के द्वारा बसाया गया है। चंडीगढ़ इंपॉर्टेंट है, ली काबूर्जिए जो डिजाइनर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद कुली कुतुब शाह, अली नहीं कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद। नई दिल्ली लुटियन डिजाइनर थे। जयपुर सवाई जयसिंह। चंडीगढ़ याद रख लेना, ली काबूर्जिए डिजाइनर, ये सीजीएल वगैरह में आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा जौनपुर की बात कर लेते हैं। तो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक, इसने मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां के नाम के बाद फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था जौनपुर। नागपुर भक्त बुलंद ने बसाया। आगरा बादल सिंह ने बसाया। फतेहपुर सीकरी अकबर। और भुवनेश्वर जो है वो डॉक्टर ऑटो कोलनिक्स बर्गर डिजाइनर थे भुवनेश्वर के, याद रख लेना। आगे भारतीय शहरों के उपनाम की बात कर लेते हैं। तो गोल्डन सिटी जैसलमेर है। पिंक सिटी जयपुर है। सन सिटी जोधपुर है। गार्डन सिटी बेंगलोर है। नवाबों का शहर लखनऊ पता है। फ्लेमिंगो सिटी कक्ष है।
लेक सिटी उदयपुर है, महलों का शहर कोलकाता है। अब बात करें भारत के प्रमुख स्टेडियम की, तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये सॉल्ट लेक है, ये स्थित है कोलकाता में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में, फिरोज शाह कोटला न्यू दिल्ली, वानखेड़े मुंबई, ग्रीन पार्क कानपुर, चिन्नास्वामी बेंगलोर और बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम याद रख लेना हैदराबाद में है। लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में है। सवाई मानसिंह पता है जयपुर में है। फटोरडा स्टेडियम मडगांव में स्थित है और ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित। ईडन गार्डन पता है चिदम्बरम है, चिदम्बरम चेन्नई। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। बाराबाती स्टेडियम कटक में स्थित है और मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में स्थित है। इसके अलावा मिथिलेश, मिथिलांचल नाम सुना होगा, तो मिथिलेश जो है वो पटना में है और कंचनजंगा स्टेडियम सिलीगुड़ी में स्थित है। अब वाद्य यंत्र और उससे जुड़े कलाकार, मोस्ट 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 जितनी बार लगा सको उतना इम्पोर्टेंट है और आपको नाम याद रखने हैं और उल्टा याद रखना। उल्टा का मतलब समझिए, जैसे वाद्य यंत्र कलाकार का नाम है ना, आप उल्टा याद रखो। जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा, तो वो है संतूर से संबंधित। भजन सोपोरी, ये है संतूर से संबंधित। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, काफी नाम सुना होगा। पन्नालाल घोष बांसुरी। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा, ये बहुत बार आया है। साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सब तबला से संबंधित। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सरोद से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन, सहनाई समय, ये याद रखना है सारे, ये इससे तो क्वेश्चन आने ही हैं। पंडित रविशंकर जो थे, ये पूछा जाता है किससे संबंधित थे? सितार से संबंधित थे। शाहिद परवेज खान, बुद्धदत्त मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ये सब सितार से। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्र, सुल्तान खान सारंगी। वीणा जिया मोहिउद्दीन डागर, अय्यगारी श्याम सुंदर, दोराई स्वामी आयंगर, ये वीणा से संबंधित है। रुद्र वीणा असद अली खान से संबंधित है। मोहन वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा के आविष्कारक थे पंडित विश्व। वायलिन सुश्री गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजम, एन आर मुरलीधरम, एम चंद्रशेखर, वीजी जोग, लालगुडी जयरामन, ये वायलिन से समय। घट्टम की बात टी एच विनायकरम, ई एम सुब्रमण्यम। मृदंगम के वी प्रसाद, एस वी राजा राव और ओमलयापुरम शिवरामन, ये मृदंगम से संबंधित थे। ठीक है, इसके बाद मैंडोलिन की बात हो रही है, तो यू श्रीनिवास का संबंध मैंडोलिन से है। पखावाज इंपॉर्टेंट है, ये हैं तोताराम शर्मा। सुरबहार अन्नपूर्णा देवी और गिटार है ब्रजभूषण कावरा। गायक कर्नाटक संगीत की बात करें तो राधा कृष्ण, एस श्रीनिवास अय्यर, ये बहुत आती हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम बाल मुरली कृष्णन, डी के पट्टामल, रामानुज अय्यर, अरियाकुडी, एस पिनाका पाणी, ये हैं गायक कर्नाटक संगीत के। गायक हिंदुस्तानी संगीत के तो कुमार गंधर्व, मल्लिकार्जुन मंसूर, भीमरायप्पा, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, गंगूबाई हंगल, किशोरी अमोनकर, बड़े गुलाम अली खान, रहीम फहीमुद्दीन डागर, छन्नूलाल मिश्र, रमाकांत गुंडेचा, उमाकांत गुंडेचा, राजन और साजन मिश्र, ये हैं हिंदुस्तानी संगीत के गायक। अब वाद्य यंत्रों के प्रकार, एक होता है वायु वाद्य यंत्र जो हवा के द्वारा, तो बांसुरी, शहनाई, शहनाई दो बार आ गया, सैक्सोफोन, मसक बाजा और हारमोनिका। ताल के साथ जो होते हैं, ताल के साथ वो तबला, मृदंगम, ढोल, ढोलक, झांझ, सिलाफन। तंतु यानी कि वायर के साथ, तो वो है गिटार, वायलिन, सितार, बेंजो, सरोद, सारंगी, ये हो गए आपके प्रकार। इसके अलावा वायु वाद्य यंत्र में तुरही, योजना, वीणा भी हो गई। ताल में घटम, पखावज इंपॉर्टेंट है, घंटी ताल के साथ बजाए। तंतु में वीणा हो गई, सुरबहार हो गया और मैंडोलिन हो गया। अब बात करें नदियों की कुछ विशेषताओं के बारे में जो पूछी जाती हैं, तो विश्व की लंबी नदियों की बात करें तो दुनिया में सबसे लंबी नदी नाइल या नील है,
लंबाई है 6,650 किलोमीटर, याद रख लेनी है लंबाई भी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा, जिसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजे, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी नदी है मिसौरी मिसिसिपी, जिसकी लंबाई है 5971 किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका में सबसे लंबी नदी अमेजन, लंबाई 6400 किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदी यही है मिसौरी मिसिसिपी, 5971 किलोमीटर। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगजे। भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी सिंधु है, 3180 किलोमीटर। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग, 3720 किलोमीटर। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी याद रख लेना सेवर्न, 354 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी पानी की मात्रा के संदर्भ में यदि वाटर कैरिंग कैपेसिटी देखें तो अमेजन है, और लंबाई में देखें तो नील है। विश्व की सबसे गहरी नदी कॉन्गो या जायरे है, जिसे जायरे के नाम से भी जाना जाता है, विषुवत रेखा को जो काटती भी है दो बार। विश्व की नदियों और शहरों की बात कर लेते हैं, कौन सी नदी किस शहर के किनारे स्थित है, सॉरी कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बैंकॉक इंपॉर्टेंट है, छाऊ प्राया नदी किनारे। बेलग्रेड डैन्यूब नदी के कारण, जितने भी देखिए बाढ़ से है ना बहुत सारे, वो डैन्यूब नदी के किनारे हैं। डैन्यूब नदी किनारे बेलग्रेड भी स्थित है, बुडापेस्ट भी स्थित है। कायरो या काहिरा ये नील नदी के कराची, सिंधु नदी के किनारे लाहौर, रावी नदी के किनारे लाहौर है। लंदन टेम्स या थेम्स नदी के किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। मॉस्को मॉस्कवा नदी के किनारे। न्यूयॉर्क इंपॉर्टेंट हडसन नदी के किनारे। पेरिस क्या सीन है भाई, तो पेरिस सीन नदी के किनारे। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। संगाई वांगपू नदी के किनारे। वियना ऑस्ट्रिया का वियना, वो भी डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के जलप्रपात और नदियों की बात कर लेते हैं। तो न्याग्रा जलप्रपात जो है न्याग्रा नदी पर है, और ये कनाडा और यूएसए की संयुक्त सीमाओं पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, बहुत बार पूछा गया है, जाम्बिया में स्थित है। एंजल जलप्रपात हुरोन या चुरोन नदी पर है, वेनेजुएला में स्थित है। इग्वासू जलप्रपात इग्वासू में है, जो इग्वासू नदी पर है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। और काइटूर जलप्रपात पोटारो में, जो कि गुयाना में स्थित है। तो विश्व में, हाँ ठीक है अनगिनत, चल चल मुझे मत सिखा। विश्व के प्रमुख बांध और नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आसवान बांध नील नदी पर स्थित है, मिस्र में है। शी जिनपिंग से ही नाम समझ गए होंगे, यालोंग नदी पर है, चीन में स्थित है। तीन घाटी बांध, थ्री गॉर्जेस बांध, यांगची सबसे बड़ी नदी एशिया की, वो चीन में स्थित है। न्यूरेक बांध बक्स नदी पर तजाकिस्तान में है। इटाईपू बांध पराना यानी कि ब्राजील और पराग्वे के देशों में स्थित है, इटाईपू बांध। हूवर बांध इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है हूवर, तो हूवर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ो, अब विश्व की नदियों की कुछ प्रमुख जानकारी बात कर लेते हैं। तो विश्व के 4 राजधानी शहर डैन्यूब नदी किनारे स्थित हैं। एक तो बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी, बेलग्रेड जिसमें मैंने पहले बताया था बावासिस तो सर्बिया का, वियना ऑस्ट्रिया का, और ब्रातिस्लावा जो कि स्लोवाकिया की राजधानी, ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। यह नदी 10 राष्ट्रों को छूते हुए या होकर बहती है। वे राष्ट्र हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्दाविया। 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी जैरे या जायरे है। वांगो या पीली नदी को चीन के दुख के रूप में जाना जाता है। नील नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से शुरू होती है और कर्क रेखा को पार करके समुद्र में जा मिलती है। अमेजन नदी पर कोई पुल नहीं है। सऊदी अरब, कुवैत, यमन, बहरीन, कतर आदि ऐसे देश हैं जिनमें कोई नदी बहती नहीं है। यहाँ पर सिर्फ तेल की नदियां बहती हैं, वो भी अंदर अंदर, अरे मतलब कहावत के तौर पे। विश्व में प्रथम महिला व पुरुष की बात करें तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री जॉर्ज वाशिंगटन थे। बांग्लादेश याद रख लेना, शेख मुजिबुर रहमान थे।
चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे सन यात सेन। ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री सर एडमॉन्टन बार्टन थे। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन थे। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति चार्ल्स रॉबर्ट्स स्वार्ट थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको बताए दे रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो याद कर लेना। विश्व में प्रथम पुरुष, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पुरुष हो गए तो इंपॉर्टेंट तो हो ही जाएगा। अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति तो यूरी गागरिन थे, सोवियत संघ से संबंध रखते थे। उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पीरी, जो कि अमेरिका का था। माउंट एवरेस्ट पर पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रोवाल्ड एमंडसन, जो कि नॉर्वे के थे। ठीक है, नॉर्वे के थे रोवाल्ड एमंडसन। दुनिया पर भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति एनरिक मैगलेन का दास था, जो मलाई प्रायद्वीप से स्थित था। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का था। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रीगी ली थे, जो कि नॉर्वे से थे। आगे बढ़ते हैं, विश्व में प्रथम महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो अंतरिक्ष में पहली महिला जो गई थी वो थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, जो कि सोवियत संघ से संबंध रखती थी। एक एकल उड़ान में अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला थी एमेलिया ईयरहार्ट, जो कि अमेरिका की थी। माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला जंको तबी, जो कि जापान की थी। इंपॉर्टेंट है, जंको तबी, जो कि जापान की थी। इसके अलावा ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कूपर, जो कि इंग्लैंड की थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री ये थी सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। इसके अलावा अंतरिक्ष में पहली अमेरिकी महिला सैली राइड, जो कि अमेरिका की थी। विभिन्न राष्ट्रों की पहली महिला प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो सिरिमाओ भंडार नायके नाम से ही आप समझे होंगे कि ये श्रीलंका की हैं और ये प्रधानमंत्री रही थी। गोल्डा मेयर इजराइल की थी, प्रधानमंत्री रही थी। इंदिरा गांधी नाम तो सुना ही होगा, प्रधानमंत्री भारत की रही। मार्गरेट थैचर यूके की रही, प्रधानमंत्री रही। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही। खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। एडिथ क्रेसन फ्रांस की प्रधानमंत्री रही। किप कैम्पबेल ये कनाडा की प्रधानमंत्री रही। जूलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री रही। ठीक है, ये नगलक सिनावात्रा थाईलैंड की प्रधानमंत्री रही। इसके बाद एंजेला मार्केल, बहुत नाम चल रहा है आजकल, जर्मनी की चांसलर रही। कोराजोन एक्विनो फिलीपींस के राष्ट्रपति रही। चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका की राष्ट्रपति रही, चंद्रिका कुमारतुंगा। ठीक है, और मेघावती सुकर्णोपुत्री इंडोनेशिया की राष्ट्रपति रही, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेघावती सुकर्णोपुत्री इंडोनेशिया की राष्ट्रपति रही। इसके अलावा एलेन जॉनसन सरलीफ लाइबेरिया की राष्ट्रपति रही, ये नहीं पूछा जाता है जनरली, आपको फेमस नाम ही इनमें से पूछे जाते हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति रही, पता है। डिल्मा रोसेफ ब्राजील की राष्ट्रपति रही, डिल्मा रोसेफ। इसके अलावा पार्क ग्यून हाय ये साउथ कोरिया की राष्ट्रपति रही, पार्क ग्यून हाय इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विक्टोरिया डांसिला रोमानिया की प्रधानमंत्री रही। अब बात करें सदस्य देशों की, इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्क, आसियान, ओपेक में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें शुरू करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन सार्क का मुख्यालय पूछ ले तो काठमांडू हम बता देंगे। देशों की संख्या सार्क में बात करें तो देश कुल कितने हो गए? 8, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो भारत हिस्सा है सार्क का, हाँ जी है, और सारे पड़ोसी देश। बस पड़ोसी में आप भूल जाएंगे तो मालदीव याद रख लेना, बाकी जो सीमाओं से लगे हुए। आसियान, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन के सदस्य राष्ट्रों की बात कर लें। इस पे क्वेश्चन होता है कि आसियान का सदस्य नहीं है, पे क्वेश्चन आता है। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो है इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, अब आसियान देशों में बात कर लेते हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं। आसियान देशों में 10 देश हैं मुख्य रूप से क्या 10 ही देश हैं। और देश का नाम है ब्रुनोई दारुसलाम, इसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगावन। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। ये राजधानियां भी याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इंडोनेशिया तो है ही है, जकार्ता, क्योंकि यहाँ तो मुख्यालय ही है।
लाओ पीडीआर इसका है वियंतियाने, राजधानी है मलेशिया की कुआलालंपुर है। म्यांमार की नेपिडो इंपॉर्टेंट है, राजधानी याद रख लेना। फिलीपींस की मनीला है। सिंगापुर की सिंगापुर है। थाईलैंड की बैंकॉक है। यानी कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। वियतनाम की हनोई है। तो ये हैं आसियान देश। सार्क देश पूछे तो लगा देना आंसर 8 और इंडिया उसमें शामिल है। और आसियान पूछे तो आसियान देशों में आंसर लगाना 10 और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सार्क का मुख्यालय था काठमांडू में और इसका आसियान का है जकार्ता में। ठीक है। म्यांमार की राजधानी अगर पूछ दे तो नेपिडा लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों के संगठन ओपेक की बात हो रही है, मुख्यालय वियना है। भारत तो सदस्य होगा ही नहीं क्योंकि हम निर्यात पेट्रोल करते नहीं है। कच्चे तेल के भंडार छोड़िए, ये सब छोड़िए, कौन कौन देश हैं देख लेते हैं। अल्जीरिया, अल्जीरिया राजधानी है। अंगोला, लुआंडा इसकी राजधानी है। ओपेक देशों की बात हो रही है तो ओपेक देश जो हैं वो 12 हो गए। ठीक है, ओपेक देश की संख्या अगर पूछ ले तो आप 12 लगा देना। और इक्वाडोर है जिसकी राजधानी क्वीटो है। ईरान की तेहरान है। इराक की बगदाद। कुवैत कुवैत शहर है। लीबिया की त्रिपोली है, पूछ लेते हैं राजधानी कई बार। नाइजीरिया की अबुजा है, ये भी पूछ लेते हैं। कतर की दोहा है। सऊदी अरब की रियाद है। संयुक्त राज्य अमेरिका सॉरी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। वेनेजुएला की कराकस है, ये भी राजधानी पूछ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बारे में बात कर लेते हैं। तो महारत्न की बात करें तो महारत्न ये भी पूछ लेता है निम्न में से कौन सा महारत्न नहीं है या महारत्न है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL महारत्न है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC महारत्न है। ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड ONGC महारत्न है। IOCL NTPC ONGC जो भी फेमस नाम है वो सब महारत्न हैं। अब महारत्न में अन्य है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ये तो कोल इंडिया लिमिटेड नाम से ही पूछा जाएगा। और गेल इंडिया लिमिटेड महारत्न में ही आता है। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL, ये सब महारत्न के अंतर्गत आते हैं। अब नवरत्न की बात कर लेते हैं। तो नवरत्न में आते हैं, ये बदलती रहती है पोजीशन, करंट में फिर से एक बार चेक करना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नवरत्न क्षेत्र के अन्य उपक्रम में बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेटेड लिमिटेड, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड। अब बात करें विभिन्न मंत्रालयों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्रधानमंत्री के अधीन होता है अंतरिक्ष विभाग, तो ये है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा कौन होता है प्रधानमंत्री के अधीन परमाणु ऊर्जा विभाग, यानी उसके अंतर्गत आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मझगांव डॉक लिमिटेड, डॉक यार्ड होता है, मिस्र, ये मिश्रा नहीं है सॉरी, मिस्र धातु निगम लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये आती है रेल मंत्रालय के अंतर्गत।
इसके अलावा रेलवे के अंतर्गत आती थी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। अब बात करते हैं नदियां, स्रोत, सहायक नदियां एवं विवाद के। बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के लिए, नदियां, स्रोत, उनकी सहायक नदियां किन राज्यों में हैं और विवाद के बारे में। तो सिंधु जो वर्तमान नाम है वो प्राचीन नाम भी सिंधु हुआ करता था। झेलम का प्राचीन नाम बितिस्ता है, ये भी पूछा जाता है। और ग्रीक नाम है हेडेस्पस, जिसी के नाम पर हेडेस्पीस का युद्ध भी नाम पड़ा था। इसके अलावा चिनाब की बात करें तो इसका नाम प्राचीन नाम अस्किनी था। इंपॉर्टेंट है ये नाम, ये वितस्ता झेलम है, अस्किनी चिनाब है और इसका अन्य नाम चंद्रभागा भी है। रावी यानी कि रावी की बात करें तो इसका पारुश्रुवी यानी कि प्राचीन नाम था पारुश्रुवी, और ऐरावती भी इसका नाम है। व्यास यानी कि विपाशा प्राचीन नाम था और हिपासिस ग्रीक नाम हुआ करता था। सतलज यानी कि सतुद्री इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नाम, और जरोद्रोस ग्रीक में इसको जरोद्रोस भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है दिहंग या फिर सांगपो तिब्बती नाम है, और लूनी को सागरमती भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, नदियां, उसकी सहायक नदियां इंपॉर्टेंट। गंगा की सहायक नदी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, हुगली। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन। आगे बात करते हैं गोदावरी की। बात करें तो गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं वो है इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार। उल्टा पूछता है कि निम्न में से मंजीरा किसकी सहायक नदी है, तो मंजीरा, इंद्रावती, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणगंगा, प्राणहिता। ये पेनगंगा बहुत बार है, ये गोदावरी की। कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, मालप्रवाह, भीम, वेदावती और कोयना कृष्णा की है। कावेरी की है काविनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी, ये हैं कावेरी की सहायक नदियां। नर्मदा की अमरावती, भूखी, तवा नदी कई बार पूछा है, तवा नर्मदा की है। सिंधु की सतलज, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगिट और सुरु। ब्रह्मपुत्र की दिवांग, लोहित, जिया भरेली या कामेंग नदी भी कहते हैं, दिखौब और सुबनसिरी, मानस आदि नदियां ब्रह्मपुत्र की हैं। दामोदर की है बराकर और कोनार नदी। रावी की है बुधिल, नई या धोना, सिउल और ऊज, ये ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। इसके अलावा महानदी की बात करें तो शिवनाथ, हसदेव पूछा जाता है, जौंक पूछा गया है महानदी की है, ईब पूछा गया है महानदी की है, मंड भी पूछा गया है महानदी के, ओंग पूछा है महानदी, और तेल भी पूछा है महानदी। महानदी की सहायक नदियां बहुत पूछी गई हैं, तो कौन कौन सी, शिवनाथ, हसदेव, जौंक, मंड, ईब, ओंग, तेल। अब बात करें नदी और उनके स्रोत के बारे में तो गंगा गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड से निकलती है, सिंधु मानसरोवर यानी कि तिब्बत से निकलती है, नर्मदा मैकल पहाड़ियां अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, ताप्ती या तापी नदी सतपुड़ा पहाड़ियां बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है, और महान नदी नगरी टाउन यानी कि छत्तीसगढ़ से उद्गम स्थल है महानदी का। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र चेम युंगडोंग ग्लेशियर से यानी कि तिब्बत से निकलती है। सतलज माउंट कैलाश यानी कि तिब्बत से निकलती है। ब्यास इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। गोदावरी नासिक यानी कि महाराष्ट्र से। कृष्णा महाबालेश्वर महाराष्ट्र से पूछी गई है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कूर्ग कर्नाटक से निकलती है। साबरमती उदयपुर अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान से निकलती है। रावी या रवि चंबा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, पेन्नार नंदी पहाड़ियाँ यानी कि चिकबल्लापुर, पेन्नार जो है नंदी पहाड़ियाँ चिकबल्लापुर कर्नाटक से निकलती है। नदियों के संगम स्थान, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अलकनंदा और भागीरथी ए और बी जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर देवप्रयाग उत्तराखंड में, गंगा यमुना पता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये है पंचनद बांध परियोजना जो है चंबल, पहुज, यमुना, सिंध, सिंधु नहीं है ये सिंध है, सिंध, कुआरी, पहुज, चंबल, यमुना, ये पंचनद पूछा जाता है यूपी के एग्जाम में खास तौर से। तो पंचनद उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मिलती है। सौभाग्य की बात यह है कि हम लोग इसके पास गए हैं, ठीक है। तो यमुना, चंबल, पहुज, सिंध और कुआरी याद रख लेना। पंचनद। गंगा और कोसी कुरुसेला बिहार के कटिहार जिले में मिलती हैं। यमुना और बेतवा हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर ये नदियां मिलती हैं। इसके अलावा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां आलमपुर तेलंगाना के महबूबनगर जिले में मिलती हैं। गोदावरी, इंद्रावती, भद्रकाली छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गोदावरी और इंद्रावती मिलती हैं। तुंगा और भद्रा
ये मिलती हैं कूदली कर्नाटक की शिमोगा जिले में। गंगा और गंडक हाजीपुर बिहार में, और इम्पोर्टेंट है सतलज और ब्यास हरिके वेटलैंड पंजाब में मिलती हैं सतलज और ब्यास। अब नदी से जुड़े विवाद और राज्य पूछ लेगा, निम्न में से कौन से विवाद किस राज्य से संबंधित नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर कृष्णा जल विवाद है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, काम काम याद रख लेना, कृष्णा जी काम से गए थे, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में कृष्णा जल विवाद है। महादाई या मांडोवी नदी जल विवाद है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। मोहनदास करमचंद गांधी, महादाई या मांडोवी जल विवाद है, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक और जी से गोवा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। वंशधारा जल विवाद आंध्र और उड़ीसा। ठीक है, वंशधारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और कावेरी बहुत बार पूछा गया है, कावेरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। पुडुचेरी आप लोग भूल जाते हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक याद होगा। तो कावेरी जल विवाद है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। ठीक है, टीके पीके, टीके पीके, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी। बभाली बैराज मुद्दा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, और इंपॉर्टेंट फिर से मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु और केरल के बीच में स्थित है। मेन याद रख लेना, कृष्णा जल विवाद काम से याद रख लेना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। महादाई या मंडोवी नदी जल विवाद याद रख लेना, मोहनदास करमचंद गांधी, एमकेजी से, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। वंशधारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, सेम सेम है। कावेरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी 4 में है। बभाली बैराज मुद्दा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में। मुल्ला पेरियार तमिलनाडु और केरल के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, भारत की नदियां, बांध व शहरों की बात कर लेते हैं। तो नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोचमपाड़ गोदावरी नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात, बहुत बार पूछा। उकाई ताप्ती नदी पर स्थित है, गुजरात, ये भी पूछा। हीराकुंड महानदी उड़ीसा, बहुत बार आया। भाखड़ा नागल सतलज पंजाब में स्थित है। ठीक है, ये आपको सारे याद रखने हैं, इसमें कोई एक नहीं बात कर रहे हैं। पोंग या जिसको बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर पोंग, ये ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पोंग महाराणा प्रताप सागर ब्यास नदी पर। थीन जिसको बोलते हैं रणजीत सागर, इंपॉर्टेंट है, ये रावी नदी पर पंजाब में स्थित है। इसके अलावा बगलिहार चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का सारा ही इंपॉर्टेंट है। चुटक सुरु नदी पर जम्मू एंड कश्मीर पर है। पंचेत डैम झारखंड है, दामोदर नदी पर, याद रखना। मैथन बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। टिहरी इंपॉर्टेंट, भागीरथी नदी भी याद रख लेना, उत्तराखंड में। कोयना महाराष्ट्र में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, कई बार मेट्टूर भी पूछा गया है। तो बगलिहार चिनाब जम्मू एंड कश्मीर, चुटक सुरु नदी पर जम्मू एंड कश्मीर, पंचेत डैम झारखंड में, दामोदर नदी पर, मैथन डैम झारखंड में है, बराकर नदी पर। थीन रणजीत सागर रावी नदी पंजाब में है। पोंग ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। इसके अलावा कृष्णराज सागर कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अलमाटी पूछा गया, कई बार अलमाटी पूछा गया, कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। मुल्ला पेरियार, पेरियार नदी, पेरियार जहां पे भी आए केरल लगा देना। गांधी सागर, गांधी सागर चंबल नदी पर एमपी में स्थित है। निम्मो बाजगो, निम्मो बाजगो, निम्मो बाजगो सिंधु नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है निम्मो बाजगो। अब आगे बढ़ते हैं, भारत की नदियां और शहर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, आगरा यमुना नदी, पटना गंगा, हरिद्वार गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना संगम, वाराणसी गंगा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, कानपुर गंगा। ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट है। जबलपुर और भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। एक सेकंड, कॉल है, कॉल अटेंड कर लेता हूँ।
तो भारूच जो है वो नर्मदा नदी पर है, जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। लखनऊ का पता है हमें, गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी। हैदराबाद याद रख लेना, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। कोलकाता हुगली। अहमदाबाद साबरमती। सूरत तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन एक बात याद रखना, अहमदाबाद जो है वो साबरमती के किनारे स्थित है और सूरत ताप्ती के। आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए सूरत वाले में साबरमती दे देगा। तो याद रखना, जो बड़ा सा नाम है अहमदाबाद, तो उसका बड़ा सा नाम है साबरमती। सूरत छोटा सा है और उसी से ताप्ती है। बस इस तरह से आप कर सकते हैं। कटक उड़ीसा का है तो महानदी के किनारे स्थित होगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित होगा। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित होगा। अब बात करते हैं नदियों पर जरूरी जानकारी के बारे में। तो भारत की नदी प्रणाली को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो कि सदा नीरा होती हैं। इसके अलावा डेक्कन या फिर प्रायद्वीपीय नदियां, फिर तटीय नदियां और अंतर्देशीय जल निकास वाली नदियां। ये 4 भागों में ये बांटे गए हैं। अब भारतीय नदियों के प्रमुख तंत्र की बात कर लेते हैं। तो भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, लेकिन कुछ जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेरियार ये अरब सागर में जाके गिरती है। इसके अलावा कुछ नदियां जैसे लूनी, मच्चू, रूपेन, सरस्वती, बनास और घग्गर ये अंदर ही अंदर समाप्त हो जाती हैं, जो किसी समुद्र में प्रवाहित नहीं होती हैं बल्कि रेत में विलीन हो जाती हैं। तत्कालीन पंजाब क्षेत्र की 5 नदियां सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब। गोदावरी को दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग संगपो और अरुणाचल में दियंग नाम से जाना जाता है। इसे बांग्लादेश में जमुना नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान या शेर का मुंह नाम से भी जाना जाता है। सिंगी खम्बान या शेर का मुंह सिंधु नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रयाग नदी गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम माना जाता है। गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि राजा भागीरथ ने ही गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का कार्य किया था। भागीरथ अलंगनाथ देवप्रयाग में मिलती है और गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी जो बांग्लादेश में प्रवाहित होता है, गंगा नदी का जो भाग बांग्लादेश में प्रवाहित होता है उसे पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और यमुना बांग्लादेश में जाती ही नहीं है। सरकार द्वारा 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा बात करें तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज 3 ऐसी नदियां जो तिब्बत पठार में आरंभ होकर शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला को काटकर भारत में प्रवेश करती हैं, इसलिए इन्हें ट्रांस हिमालयन नदियां कहते हैं। ट्रांस मतलब हिमालयन, ट्रांस हिमालयन के पार, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक में सामाजिक आंदोलन, संगठन और उनके संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आंदोलन, संगठन और उनके संस्थापक। वन महोत्सव के संस्थापक थे के एम मुंशी। सूर्योदय और भूदान आंदोलन के थे आचार्य विनोबा भावे। सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। चिपको आंदोलन के थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञान प्रसारक मंडली दादा भाई नौरोजी। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी ये मैडम एच.बी. ब्लातबस्की। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक। नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर। प्रार्थना समाज आर.जी. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती गुजरात। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। स्वाभिमान आंदोलन ई.वी. रामास्वामी नायकर। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, याद रख लेना, देवेंद्र नाथ हैं, रविन्द्रनाथ नहीं है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके अलावा आंदोलन संगठन में आगे बात करते हैं तो सद्भावना के सिपाही सुनील दत्त। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, कई बार पूछा, महाराष्ट्र में। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम श्री नारायण गुरु ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। देव समाज एक नास्तिक आंदोलन था, स्वामी सत्यानंद अग्नोत्री के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर बलिराम हेडगेवार। और अभिनव भारत वीर सावरकर बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सुलभ इंटरनेशनल ये डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने। भारतीय विद्या भवन कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी ने। रेड क्रॉस जे.एच. डुनंट ने रेड क्रॉस। स्काउट्स की बार्डेन पावेल। गाइड्स की लैंडी
एग्नेस बार्डेन पावेल, एमनेस्टी इंटरनेशनल पीटर बेनेंसन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पीटर एगेन, लायंस क्लब मेलविस जोन्स, वन राड डॉक्टर मोहन धारिया। इसके अलावा सुपर 30 आपने आनंद कुमार सुना ही होगा, कोई बात ही नहीं। प्रसिद्ध नारे और उनके प्रवर्तक की बात कर लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध कर बाल गंगाधर तिलक, तुम मुझे खून दो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, आराम आराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जय जवान जय किसान हो गया लाल बहादुर शास्त्री, और उसी में जय विज्ञान जोड़ दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब प्रसिद्ध गीतों की बात कर लेते हैं। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सरफरोशी की तमन्ना रामप्रसाद बिस्मिल, एकला चलो रे रविंद्रनाथ टैगोर ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने, ए मेरे वतन के लोगों कवि प्रदीप ने लिखा था। इसके बाद आगे भारतीय बैंकों पर विविध जानकारी की बात कर लेते हैं। तो भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है इलाहाबाद बैंक। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक था आंध्रा बैंक। विदेश में शाखा खोलने वाला बैंक बैंक ऑफ इंडिया लंदन में 1946 में इम्पोर्टेंट है। पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था वो था कैनरा बैंक, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक टिकट जारी किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। आगे करें, पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व वाला पहला भारतीय बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लाला लाजपत राय के प्रयासों में गठित बैंक था PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। अब भारत के राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना कर लेते हैं। तो कई बैंकों का विलय हुआ, तो दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993। ये भी पूछा जाता है किसका किसका विलय हुआ था, तो PNB और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। श्री घनश्याम दास बिरला द्वारा नियोजित बैंक था यूको बैंक। 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक। 1913 में महान इंजीनियर स्वर्गीय डॉक्टर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में बैंकिंग समिति के प्रस्ताव पर मैसूर लिमिटेड बैंक से नाम से स्थापित बैंक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। जिस राज्य में वाणिज्यिक बैंक कार्यालयों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश। अब संख्या छोड़ दो। हर वर्ष जनवरी में आयोजित होने वाली वार्षिक मुंबई मैराथन का प्रायोजक बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब भारत के शीर्ष बैंक छोड़िए ना, आप केवल क्या नाम याद रखेंगे, आपको उदाहरण में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, या पूछेगा निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है, ठीक है, या फिर पूछेगा निम्न में से कौन सा विदेशी बैंक है। तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। ऐसे तीनों क्षेत्रों के बैंक आपको याद कर लेने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी बैंक है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, ठीक। निजी क्षेत्र के बैंकों के नाम जरूर याद रख लेना, बाकी बचे हुए तो सार्वजनिक हो ही जाएंगे जो आप डेली देख रहे हैं। ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक, और एक बात याद रखना जम्मू कश्मीर बैंक ये निजी क्षेत्र का बैंक है। इसके अलावा फेडरल बैंक, तो ये हैं निजी क्षेत्र के बैंक ICI, HDFC, एक्सिस बैंक, यस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और फेडरल बैंक। अब विदेशी बैंक की बात कर लेते हैं, ये बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्या है, विदेशी बैंक है। ड्यूस बैंक भी पूछा गया है, ये विदेशी बैंक है। DBS बैंक ये भी विदेशी बैंक है। तो सिटी बैंक, CITI सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC, ड्यूस बैंक और DBS बैंक ये विदेशी बैंकों के उदाहरण हैं। बस इसी तरह आपको पूछा जाएगा, टॉप बैंक नहीं पूछा जाएगा क्योंकि टॉप की पोजीशन बदलती रहती हैं। फिर भी सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीयकृत बैंक तो SBI पूछा जाएगा, और अगर प्राइवेट पूछा जाएगा तो HDFC बैंक बता देना। कई बार पहले ICICI और HDFC में आगे पीछे चलता रहता था। अब बात करते हैं भारत में बैंकों का विलय और अधिग्रहण की बात करें तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का PNB से विलय हो गया सन 1993। सन आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, बस ये याद रखना किसका किसका विलय हुआ था। जैसे बैंक ऑफ कराड़ लिमिटेड का बैंक ऑफ इंडिया से विलय हो गया 1994 में। बैंक ऑफ मदुरई का ICICI बैंक 2002 में विलय हो गया। नेडुगंडी बैंक लिमिटेड का PNB से विलय हुआ। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से विलय हुआ 2004 में।
सेंचुरियन बैंक का बैंक ऑफ पंजाब से विलय हुआ। लॉर्ड कृष्णा बैंक का सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब से विलय हो गया। बैंक ऑफ राजस्थान का आईसीआईसीआई बैंक से विलय होता है। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का स्टेट बैंक में विलय, ये स्टेट बैंक है तो याद कर लेना, 2008 में हुआ, सौराष्ट्र का स्टेट बैंक में विलय हो गया। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का स्टेट बैंक में विलय हुआ 2010 में, और 2017 मोस्ट इंपॉर्टेंट साल रहा स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, भारतीय महिला बैंक का भी विलय हो गया 2017 में। किसके साथ? एसबीआई के साथ विलय हो गया। और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर होती है स्टैटिक जीके की समाप्त। तो आप कहेंगे कि इसमें आपने तो कहा था पूरा कंप्लीट है, तो पूरा नहीं कंप्लीट है, मतलब इम्पोर्टेंट सारा ही कंप्लीट है। बाकी डिटेल वीडियो तो चैनल पर पड़े ही हुए हैं, बाकी और किसी की ज़रूरत होगी तो वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर चैनल को आप जल्द से सब्सक्राइब करिए, 4000 पहुँचाइए, फिर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विज्ञान की भी जो पूरा है मैराथन वो कंप्लीट करा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।